जैसा कि हमारा जो हिंदी भाषा एवं साहित्य का वासंत इतिहास जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे का चल रहा था, तो उसमें हमने 18 पार्ट कर चुके थे। इसके पहले हमने द्विवेदी युग को संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके थे। तो आज हमारा जो चालू होगा, जो हमारा चालू युग था, छायावाद युग चालू होगा। तो छायावाद के बारे में जानेंगे, पूरी जानकारी चाहेंगे, जो कवि कैसे हैं और उनकी रचनाएं जानेंगे, उनकी जो पंक्तियां हैं उनको भी जानेंगे। तो हम पढ़ेंगे आज छायावाद। तो शुरू करते हैं दोस्तों। चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और इसके पहले का वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएंगे, इसके जो पहले 18 पार्ट हैं उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज का हमारा पहला टॉपिक है जो छायावाद है, तो छायावाद को पढ़ते हैं। तो छायावाद का समय कब माना जाता है? छायावाद का समय माना गया है 1918 से 1936 तक माना गया है। ठीक है दोस्तों। तो कब तक माना गया है छायावाद का समय? तो 1918 से 1936 ईस्वी तक छायावाद का समय माना गया है। तो हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया था। तो हिंदी में सर्वप्रथम जो मुकुटधर पांडे जी हैं, तो जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद, कौन सा नाम दिया गया है? हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित कराया था। आगे है दोस्तों कि मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया गया है। तो जो मुकुटधर पांडे जी हैं, इनको छायावाद का जो शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसको माना गया है? तो मुकुटधर पांडे जी को माना गया है। आगे है सन 1920 ईस्वी में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया। इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया। तो 1920 में सुशील कुमार ने सरस्वती पत्रिका में कौन सा शीर्षक से? हिंदी में छायावाद शीर्षक से संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया था। ठीक, इसमें कौन कौन से लोग थे? तो सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रकार राम नरेश जोशी तथा सुमित्रानंदन पंत थे। आगे देख लेते हैं विभिन्न जो हमारे आचार्य हैं उनके द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। पहले आचार्य आते हैं हमारे जो छायावाद की परिभाषा दिए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या देते हैं परिभाषा? कि छायावाद उस शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां इसका संबंध काव्य वस्तु से है, और अर्थात जहां काव्य उस अनंत और अज्ञात प्रीतम के आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। ये किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का छायावाद के प्रति इनका परिभाषा दी गई है। ठीक है। आगे है नंद दुलारे वाजपेयी। तो नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं? कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो ये किनका कथन है छायावाद के प्रति? नंद दुलारे वाजपेयी का। अगले हैं जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं, ये देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद कहते हैं जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी व्यक्तित्व होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मक लक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विविध छायावाद की विशेषताएं हैं। एक इनका जो कथन है छायावाद के प्रति जयशंकर प्रसाद का है। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा जी क्या कहते हैं। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन सर्वात्माद है। ठीक, तो महादेवी वर्मा क्या कहती हैं कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन की उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। ठीक है। आगे कहते हैं डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये कई बार पंक्तियां पूछी जाती, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको ध्यान देंगे। डॉक्टर नागेंद्र की पंक्तियां हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। ध्यान देंगे, इनका जो स्टेटमेंट है बहुत अच्छा है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगले हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं
कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरना थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और समांती समाजवाद दो बंधनों के प्रति विद्रोह रहा। परंतु यह विद्रोह मध्यवर्ग के तत्वाधान से हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। तो रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। ठीक है, इन पंक्तियों को ध्यान देंगे। और अगले जो हमारे आचार्य हैं डॉक्टर नामवर सिंह, उनका पंक्ति देख लेते हैं। तो डॉक्टर नामवर सिंह क्या कहते हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। तो क्या कहते हैं कि छायावाद वह राष्ट्रीय जागरण है जिसमें जो एक पुरानी रूढ़ियों से मुक्त होना चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ठीक है, अगले हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर रामस्वरूप कहते हैं कि वह छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप से और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। ठीक है, तो इनका कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अब आगे देखते हैं छायावाद के जो प्रवर्तक हैं और प्रस्तोता कौन जो आचार्य हैं वो छायावाद के प्रवर्तक को माने हैं, तो इनको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते हैं, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रस्तोता डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन कौन मानते हैं, तो ये मानते हैं मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। ध्यान देंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको क्यों मानते हैं, मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को। आगे है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी किनको मानते हैं छायावाद का प्रवर्तक, तो इन्हों मानते हैं सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है, ध्यान देंगे, किनको मानते हैं, सुमित्रानंदन पंत को मानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ और देखेंगे ला प्रभाकर माचवी किनको मानते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद के प्रवर्तक मानते हैं। और अगले हैं इलाचंद जोशी व अन्य विद्वान, ये किनको मानते हैं, तो जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है, इनको ध्यान देंगे। छायावाद जयशंकर प्रसाद किसने माना है, तो इलाचंद जोशी ने माना है। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र किनको माने हैं, तो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को माने हैं। नंद दुलारे वाजपेयी किनको माने हैं, सुमित्रानंदन पंत को माने हैं। और प्रभाकर माचवी किनको माने हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी को माने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं छायावादी कवि के बारे में, देखते हैं कौन कौन से कवि हैं। तो छायावादी कवि में पहले आते हैं छायावाद के कवि चतुष्ट में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महावीर वर्मा का नाम आता है। ठीक है, तो जो छायावाद के प्रथम कवि हैं जो इस वाद को सबसे ज़्यादा जो बढ़ावा दिए हैं वो कौन कौन से हैं, तो सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा हैं। तो ध्यान देख लेते हैं आगे कि ब्रह्मा किसको कहा गया है छायावाद का, तो जयशंकर प्रसाद को कहा गया है। ठीक है, विष्णु को किससे कहा गया है, सुमित्रानंदन पंत को कहा गया है। और महेश किसको कहा गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा गया है। तो छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा गया है, जयशंकर प्रसाद। छायावाद का विष्णु किसे कहा है, सुमित्रानंदन पंत। और छायावाद का महेश किसे कहा गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। ठीक है, आगे देखते हैं छायावाद की लहुत्रयी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा आते हैं। तो छायावाद की लहुत्री में कौन कौन से आते हैं, तो महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा आते हैं। और बृहत्रयी में कौन कौन से आते हैं, तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आते हैं। अब आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में पूरी। तो जयशंकर के बारे में पूरा जानकारी देखेंगे, कब कैसे इनका जन्म हुआ, कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन सी पंक्तियां, इनको देख लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की जो है इनका जन्म कब हुआ, 1889 ईस्वी में हुआ और मृत्यु कब हुई, 1937 ईस्वी में हुआ। माता पिता क्या नाम था, तो पिता का नाम था देवी प्रसाद और माता का नाम था मुनि देवी। इनके गुरु कौन थे, तो मोहनी लाल गुरु थे। और इनका बाल्य का क्या नाम था, बाल्य नाम क्या था, झारखंडी। उपनाम क्या था, कलाधार। ये ध्यान देंगे, उपनाम क्या है, कलाधार था। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। उर्वशी 1909, ये चंपू का भी ध्यान देंगे। वन मिलन 1909, प्रेमराज 1909, अयोध्या का उद्यान 1910, शोकोच्छ्वास 1910, वब्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918 और झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कमानी 1935। ध्यान देंगे। ठीक है, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की, वो इनकी ये रचनाएं दी गई हैं। इनको देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। खासकर इसमें झरना, आंसू और लहर, कमानी तो महाकाव्य है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं इसका सन 1936 देखता है, लेकिन 1935 सही होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक सन 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधार उपनाम से प्रकाशित हुई। तो इनकी जो प्रथम कविता कौन सी थी, सावक पंचक थी। कब प्रकाशित हुई, सन 1986 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधार उपनाम से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं
जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता प्रथम प्रभास सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित झरना में संकलित है। तो जो जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता है वो कौन सी है? तो प्रथम प्रभात है, 1918 ईस्वी में। किस प्रकृति में किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? तो झरना में संग्रहित है। ठीक है, आगे जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना उर्वशी है, यह चंपू काव्य है। ये कभी 1909 ईस्वी में इसकी रचना हुई है, चंपू काव्य है, ध्यान देंगे। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तककार रचना उर्वशी है, ठीक है, यह चंपू काव्य है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। तो ध्यान देंगे, खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो कौन सी है? तो कानन कुसुम है। आगे देखते हैं दोस्तों, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया गया है। जो इनकी रचना है झरना, इसको छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया गया है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ध्यान देंगे। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला रचना कौन सी है? झरना है, ठीक है, ध्यान देंगे। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृत काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहते हैं। तो जयशंकर प्रसाद के जो आंसू है कितने 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृत काव्य है, और इसे हिंदी का मेघदूत कहते हैं। ध्यान देंगे, हिंदी का मेघदूत किस रचना कहते हैं? तो आंसू कहते हैं। जयशंकर प्रसाद के चित्राधार में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित है। तो जिनकी जो ये ब्रज भाषा में कविताएं रचित करते थे वो किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो चित्राधार में संकलित है। प्रसाद कृत प्रेम प्रतीक प्रथमातः ब्रज भाषा में 1909 में लिखा था, जिसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद 1914 में किया था। तो इनको जो प्रेम प्रतीक प्रथमतः ब्रज भाषा रचना थी 1909 में लिखे थे, और इसका जो हिंदी अनुवाद कब किए थे? तो 1914 में किए थे। आगे देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य का संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। तो इसमें कितने सर्ग है? कामायनी में महाकाव्य, ध्यान देंगे कितने सर्ग? 15 सर्ग है इसमें। और अंगिरस कौन सा है? शांत निर्वेद है। दर्शन कौन सा है? समरसतावाद आनंदवाद है। और मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? तो मनु, श्रद्धा, ईड़ा, कुमार हैं। और मुख्य छंद कौन सा? तांटक छंद है, ठीक है। इसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग है। जिसके सर्ग बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनके सर्ग के बारे में देख लेते हैं। इनके सर्ग कभी कभी लाइन से लगाने को आ जाता है क्रमबद्ध, और कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सा नंबर कौन सा सर्ग है, ठीक है। तो इसको लाइन में याद करना बहुत जरूरी है। जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा था तो ईडा पूछा था, ठीक है। और अभी नेट का पेपर हुआ है, उसमें फिलहाल इनके क्रमबद्ध लगाने के लिए दिया गया था प्रशिक्षण में। तो कमायनी के जो सर्ग कौन कौन से? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। इनको आप चार चार करके याद कर सकते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम और वासना, लज्जा, श्रद्धा, वासना, लज्जा, कर्म से ईर्षा, और ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ठीक है, ध्यान देंगे। अगला है प्रतीक और पात्र जो है। तो मन किसके पात्र है? मन जो है प्रतीक है किसका? कौन से पात्र का है? तो मनु का है। और हृदय जो है किससे कौन से पात्र से मिलता है? श्रद्धा से, ठीक है। और बुद्धि कौन से सर्ग से है? तो ईड़ा से है। और मानव कौन सा है? कुमार से। ये कमायनी के जो पात्र हैं इनके प्रतीक हैं मन, हृदय, बुद्धि, मानव। तो मन मनु का, हृदय श्रद्धा, बुद्धि ईड़ा, और मानव कुमार का। आगे है आचार्य शांतप्रिय द्विवेदी ने कमायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। तो आचार्य शांतप्रिय द्विवेदी ने कमायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। जयशंकर प्रसाद कृत प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना गया, ठीक है। आगे देखते हैं महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। तो इनके निराला जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1899 ईस्वी में हुआ। और मृत्यु कब हुई? 1961 में हुई। जन्म स्थान कौन सा है? महिषादल, मेदिनीपुर, और इलाहाबाद मृत स्थल है इनका। और उनके पिता का नाम था राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी का नाम था मनोहरा देवी, और पुत्री का नाम था सरोज, ठीक है। जो इनकी पुत्री के मर जाने पर इन्होंने सरोज स्मृति लिखा था, ठीक है। इनकी रचनाएं देख लेते हैं, प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। पहली रचना इनकी है अनामिका 1923 ईस्वी, ठीक है। परिमल 1930 ईस्वी, गीतिका 1936 ईस्वी, तुलसीदास 1938 ईस्वी, कुकुर मुत्ता 1942 ईस्वी, अणिमा 1943 ईस्वी, बेला 1946 ईस्वी, नए पत्ते 1946 ईस्वी, अर्चना 1950 ईस्वी, आराधना 1953 ईस्वी, गीत गुंज 1954 ईस्वी, संध काकली 1969 ईस्वी। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ध्यान देंगे इनकी रचनाएं।
आगे देखते हैं निराला की काव्य संसार में प्रथम व अंतिम तत्व निम्नलिखित है। इनकी जो प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? इनकी प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका, ठीक है, ध्यान देंगे। प्रथम काव्य संग्रह कौन सा? अनामिका है। और अंतिम काव्य संग्रह कौन सा? सांध्य काकली है। प्रथम कविता कौन सी है? जूही की कली है, जो 1916 ईस्वी में है। और अंतिम कविता है पाथोनकटित जीवन का विष बुझा हुआ है, ठीक है, ये अंतिम कविता है। निरालाकृत अनामिका और परिमल ने संकलित महत्वपूर्ण कविताएं निम्न है। जो इनकी काव्य संग्रह अनामिका है और परिमल है, उनमें जो प्रमुख रचनाएं दी गई हैं, उनमें जो सम्मिलित हैं अनामिका परिमल में, उनके बारे में देखते हैं। अनामिका जो द्वितीय संग्रह है जो इनका, उसमें कौन कौन सी सम्मिलित हैं रचनाएं, उनको देख लेते हैं। तो सरोज स्मृति 1935 ईस्वी, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है 1935 ईस्वी। तो ये जो है अनामिका द्वितीय संस्करण जो है 1938 ईस्वी में, उसमें सम्मिलित हैं ये रचनाएं। दूसरे है जो इनकी काव्य संग्रह परिमल। परिमल में कौन कौन सम्मिलित हैं? तो अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, सांध्या सुंदरी, पंचवटी, प्रश्न। तो ये कौन कौन से उसमें सम्मिलित हैं? किस काव्य संग्रह सम्मिलित हैं? ये सम्मिलित हैं परिमल में सम्मिलित है, ठीक है, ध्यान देंगे। परिमल में ये सब संग्रहित है। अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, शांत सुंदरी, पंचवटी, प्रसंग। और अनामिका द्वितीय संग्रह कौन से? सरोज स्मृति, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है। आगे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं, तो यह इंपॉर्टेंट है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं, ठीक है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। तो जो कवित्व छंद है वो हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? तो निराला जी ने कहा है। आगे है निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। तो परिमल में क्या लिखे हैं? लिखे हैं कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। ध्यान देंगे किनका कथन है? तो निराला जी का कथन है। निरालाकृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोकगीत माना जाता है। तो निराला जो सरोज स्मृति की रचना है वो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोकगीत भी माना गया है। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव बंगला ग्रंथ कृतवास रामायण से माना गया है। तो राम की शक्ति पूजा का उपजीव कौन से ग्रंथ से माना गया है? तो कृतवास जो रामायण है उनसे माना गया है, ठीक है, कृतवास द्वारा रचित रामायण है उनके द्वारा माना गया है। निरालाकृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। तो जो निराला जी की रचना तुलसीदास है वो रचित एक खंड काव्य है, ठीक है, ध्यान देंगे 101 छंदों में लिखी गई है। अगला है निराला ओज, औदित्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला जी कैसे कवि हैं? ओज, औदित्य और विद्रोह के कवि हैं, ठीक है। निराला अंकुट एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि की तृप्त की कवि है, ठीक है। तो निराला अंकुट एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्त के कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहुस्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। तो आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। आगे देखते हैं सुमित्रानंदन पंत के बारे में। तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई? 1977 ईस्वी में हुई, ठीक है। जन्मस्थान कौन सा? तो कौशानी है अल्मोड़ा में। और मृत्यु कहाँ हुई? इलाहाबाद में हुई। और इनके बाल्य नाम क्या था? तो गोसाई दत्त था। ध्यान देंगे इनका बाल्य नाम क्या है? गोसाई दत्त है, पूछा जाता है। और इनकी प्रथम कविता कौन सी? गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में, ठीक है। और आगे है सुमित्रानंद पंत के काव्यों को विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है। इनकी जो रचना है उनको विद्वानों ने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। पहला क्या है? छायावाद। तो छायावाद की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी, बीड़ा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी। और दूसरी है प्रगतवादी रचना कौन कौन सी है? तो युगांत 1936 ईस्वी, युगवाणी 1939 ईस्वी और ग्राभ्य 1940 ईस्वी। अनिश्चित अंतचेतनावादी कौन कौन सी रचना है इनकी? तो स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूल 1945, युगपथ 1949 ईस्वी। नव मानवतावादी रचना कौन कौन सी? उत्तरा 1949 ईस्वी,
काला और बूढ़ा चाँद 1959 ईस्वी, अंतिमा 1955 ईस्वी, लोकयतन 1964 ईस्वी और चितंबरा। ये रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट, लोकयतन और चितंबरा बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। और इगवान तिवारी ग्राभ्या भी इनकी जो प्रगतिवादी रचनाएं हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, सुमित्रानंद पंत की जो है प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? तो उच्छ्वास है। तथा अंतिम छायावादी रचना कौन सी है? तो गुंजन है। जिनकी जो छायावाद की प्रथम रचना कौन सी? उच्छ्वास है। और अंतिम रचना कौन सी है? तो गुंजन है। सुमित्रानंद पंत ने लोकयतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित पर लिखा है, ठीक है, ध्यान देंगे। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित कौन सी रचना है? तो लोकयतन है, ध्यान देंगे। सुमित्रानंद पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चितंबरा शीर्षक से प्रकाशित है। इस पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो जिनकी कविताओं का संकलन किस काव्य संग्रह मिलता है? तो चितंबरा शीर्षक में मिलता है। और इस रचना पे इनको क्या मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। सुमित्रानंद पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो जो सुमित्रानंद की रचना है पल्लव की, जो उसकी भूमिका है, वो छायावाद घोषणा पत्र का मैनिफेस्टो कहा जाता है, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे है, पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। तो संवेदनशील इंद्रिय का बोध कवि किसे कहा जाता है? तो पंत जी को कहा जाता है, ध्यान देंगे। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? तो पंत जी को कहा जाता है। आगे है, सुमित्रानंद पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। तो सुमित्रानंद कौन से दर्शन से प्रभावित थे? तो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, ठीक है। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में। तो महादेवी वर्मा जी का जो जीवन परिचय है उसको देख लेते हैं। तो इनकी जन्म मृत्यु कब हुई? तो 1907 में इनका जन्म हुआ और 1987 में इनकी मृत्यु हुई। जन्म स्थान कौन सा इनका? तो फर्रुखाबाद है। और मृत्यु स्थान कौन सा? तो इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई थी। पिता का क्या नाम था? तो गोविंद प्रसाद नाम था। और आधुनिक मीरा की इनको उपाधि दी गई थी, ध्यान देंगे। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। तो ठीक है, हिंदी के विशाल मंदिर का वीणा पाणी किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं महादेवी वर्मा जी की जो रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं, इसलिए इनको देखना बहुत जरूरी है। पहली रचना इनकी है निहार। कब लिखी गई? तो 1930 ईस्वी में लिखी गई। दूसरी है रश्मि 1932 ईस्वी में। निर्जा 1935 ईस्वी में। शांत गीत 1936 ईस्वी में। यामा 1940 ईस्वी में। और दीप शिखा 1942 ईस्वी में। और सत्यप्रणा 1960 ईस्वी में। इनकी जो रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान देंगे। जैसे कि निहार है 1930 ईस्वी, और दूसरी है रश्मि 1932 ईस्वी, निर्जा 1935 ईस्वी, शांत गीत 1936 ईस्वी, यामा 1940 ईस्वी, दीप शिखा 1942 ईस्वी और सत्यप्रणा 1940 ईस्वी। इन रचनाओं का ध्यान रखेंगे। आगे जानते हैं इनके बारे में। आगे है कि महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, निर्जा और शांत गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो जो इनकी कृत यामा है, तिनमें से इनकी जो रचनाएं हैं निहार, रश्मि, निर्जा, शांत गीत, तो उसी में इनकी जो है तो संकलन किया गया है, जिसका मिला के यामा नाम दिया गया है। और इस रचना यामा के नाम पे जो है इसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है इनको। महादेवी वर्मा कृत सत्यप्रणा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित किया है। तो जो इनकी रचना सत्यप्रणा है, इसमें ऋग्वेद के मंत्रों के हिंदी काव्यानुवाद संकलित हुए हैं। आगे जानते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने महादेवी वर्मा के प्रथम संकलन निहार की भूमिका सन 1930 में लिखी। तो जो इनकी रचना महादेवी वर्मा की रचना है निहार, उसकी भूमिका कौन लिखे है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कब लिखी? 1930 ईस्वी में उनकी भूमिका लिखी है। किस रचना पर? निहार रचना पर भूमिका लिखी। उन्हें कब लिखी? 1930 ईस्वी में लिखी। आगे देखते हैं, महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। तो जो महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा में आरंभिक खड़ी बोली कविताओं का संकलन है, सन 1984 ईस्वी में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तो प्रथम आयाम नाम से शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। आगे देखते हैं, महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे। रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनकी सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। तो ये जो महादेवी वर्मा थी कौन से बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे? तो बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे और रहस्यवादी कवियत्री के रूप में स्वीकार किया गया इनको। इनकी सर्वाधिक प्रिय प्रतीक कौन सा है? तो दीपक और बादल है, ठीक है। आगे देख लेते हैं छायावाद के अन्य कवि और उनकी जो रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं।
छायावाद की और जो कवि हैं उनकी रचनाएं देख लेते हैं और जो कवि छायावाद उनको देख लेते हैं। पहले कवि हैं उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट का जन्म कब हुआ? 1898 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 1966 ईस्वी में। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना। ये किनकी रचना है? उदय शंकर भट्ट की है। उदय शंकर भट्ट का जन्म स्थान याद रखेंगे और जन्म याद रखेंगे 1898 और मृत्यु 1966 ईस्वी। अगले कवि हैं छायावाद के जो अन्य कवि हैं उनमें से मोहनलाल महतो वियोगी। इनका जन्म कब हुआ? 1899 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई? 1990 ईस्वी में हुई। इनकी रचनाएं कौन कौन से? निर्माल 1926 ईस्वी, एक तारा, कल्पना 1935 ईस्वी। किनकी रचनाएं हैं? तो मोहनलाल महतो वियोगी की है। आगे देखते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र की जन्म कब हुआ? 1903 ईस्वी में और इनकी रचनाएं कौन सी है? अंतर जगत। ठीक है। आगे देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ। मृत्यु कब हुई? 1990 ईस्वी में हुई। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो रूपराशि 1931 ईस्वी, निशीथ, चित्ररेखा 1935 ईस्वी, आकाशगंगा। तो ये जो चार रचनाएं हैं किनकी? राम कुमार वर्मा की है। ये इंपॉर्टेंट है राम कुमार वर्मा, इनको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं जनार्दन प्रसाद झा द्रुज। तो इनकी कौन सी रचना है? अनुभूति और अंतर्ध्वनि। जनार्दन प्रसाद झा द्रुज की रचना कौन कौन सी है? अनुभूति, अंतर्ध्वनि। आगे देखते हैं गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली 1913 से 1963 तक इनका जन्म था और इनकी रचनाएं कौन सी? पंछी, रागिनी, उमंग 1934 ईस्वी। तो गोपाल सिंह नेपाली कौन कौन सी रचनाएं हैं? पंछी, रागिनी, उमंग 1934 ईस्वी में हुई। अगला है केदारनाथ मिश्र। केदारनाथ मिश्र की कौन सी रचना है? 1907 में इनका जन्म हुआ और 1984 में इनकी मृत्यु हुई। चिर स्पर्श और सेतुबंध किनकी रचनाएं हैं? केदारनाथ मिश्र की रचनाएं हैं। आगे है आरसी प्रसाद सिंह। आरसी प्रसाद सिंह की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो कालपी 1938 ईस्वी, संचायिता 1942 ईस्वी में। आरसी प्रसाद सिंह की और कौन सी रचना है? तो कालपी 1938 ईस्वी, संचायिता 1942 ईस्वी, जीवन और यौवन 1944 ईस्वी, नई दिशा 1944 ईस्वी, पंचजन्य 1945 ईस्वी और प्रेम गीत 1954 ईस्वी। तो ये थे छायावाद के जो प्रमुख कवि थे, अन्य कवि थे, उनके बारे में, उनकी रचनाएं, उनकी जन्म मृत्यु और प्रमुख कवि थे। आगे देखते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि, कार्यक्रम अनुसार देखेंगे। ठीक है। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के जो कवि उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहले राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा कवि कौन से आते हैं? पहले कवि आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मृत्यु क्या है? तो 1889 में इनका जन्म हुआ और 1968 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनको देख लेंगे। पहली रचना है हिमकरेटनी। हिमकरेटनी की रचना कब हुई? 1943 ईस्वी में हुई। अगली इनकी रचना हिम तरंगिनी 1949 ईस्वी में, माता 1951 ईस्वी में, समर्पण 1956 ईस्वी में। तो माखनलाल चतुर्वेदी याद रखेंगे, इनकी रचनाएं याद रखेंगे। अगले कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। तो सियाराम शरण गुप्त की जो जन्म मृत्यु कब है? 1855 का जन्म हुआ, 1963 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचनाएं कौन कौन से उनको देख लेते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इनको देख लेंगे। मौर्य विजय 1914 ईस्वी, अनाथ 1917 ईस्वी, दूर्वाधन 1924 ईस्वी, विषाद 1925 ईस्वी, आद्रा 1927 ईस्वी, आत्मोत्सर्ग 1931 ईस्वी, पथे 1933 ईस्वी, मृणमयी 1936 ईस्वी, बापू 1937 ईस्वी, उन्मुक्त 1940 ईस्वी, दैनिकी 1942 ईस्वी, नकुल 1946 ईस्वी। तीन की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सियाराम शरण गुप्त जी की। आगे देखते हैं अगले कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि हैं, इनको भी ध्यान देंगे। 1857 इनका जन्म हुआ और 1960 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? पहली रचना सबसे महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुमकुम 1939 ईस्वी। और अगली रचना है रश्मि रेखा, अगली रचना है अपलक और अगली है क्वाशी, हम विस्पाई, जन्म की, विनोबा, स्तवन, उर्मिला। इनकी रचनाएं हैं। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की ये रचनाएं हैं। आगे कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचनाएं उनको देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ और मृत्यु कब हुई? 1948 ईस्वी में हुआ। इनकी रचना कौन कौन सी? त्रिधारा, मुकुल 1921। इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान देंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की 1905 ईस्वी का जन्म हुआ, 1948 ईस्वी की मृत्यु हुई। अगली कवि जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद।
जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का जन्म कब हुआ? 1987 में, और 1986 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो जीवन संगीत 1940 ईस्वी और नवयुवक की गान। अगले कवि हैं महेश चंद्र प्रसाद, इनकी रचना कौन सी? कांग्रेस शतक। तो ये थे जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि थे, कालक्रम उनको देखें। आगे देखते हैं और फैक्ट देख लेते हैं कुछ। अगला फैक्ट है कि माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान दें कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस नाम से जाना जाता है? एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे। अगला है माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा आदि है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की जो प्रसिद्ध कविताएं हैं कौन कौन सी है? तो कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषाएं आदि इनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं। आगे देखते हैं। सियाराम शरण गुप्त को राष्ट्रकवि मैथिली गुप्त के अनुज थे। तो जो सियाराम शरण गुप्त हैं वो मैथिली शरण गुप्त के भाई थे। ठीक है, आगे है सियाराम शरण गुप्त की प्रथम कविता इंदु में सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो सियाराम शरण की जो प्रथम कविता है इंदु पत्रिका में सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ध्यान देंगे। अगला है बालकृष्ण श्रवण नवीन उपनाम से कविता लिखते थे। इनका प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम है। तो बालकृष्ण शर्मा किस उपनाम से लिखते थे? तो नवीन उपनाम से कविता लिखते थे। इनकी प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो कुमकुम है जो इनकी प्रथम काव्य संग्रह। कब कुमकुम है? 1939 ईस्वी में कुमकुम का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। तो सुभद्रा कुमार चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। ध्यान देंगे, कब कहाँ हुआ था? निहालपुर गांव में, प्रयाग जिले में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जो कविताएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण उनको देख लेते हैं। तो पहली इनकी काव्य रचना है, कविता है झांसी की रानी, बहुत इंपॉर्टेंट कविता है इनकी। झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग, ये महत्वपूर्ण इनकी कविताएं हैं। आगे देखते हैं प्रेम और मस्ती का काव्य, व्यक्तिवादी कवि। तो क्या है टॉपिक? प्रेम और मस्ती का काव्य, व्यक्तिवादी कवि। अगला देखते हैं जो प्रेम और मस्ती का काव्य व्यक्तिवादी कवि है, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो प्रेम और मस्ती कवि जो कवि उनको देख लेते हैं। पहले कवि हैं भगवती चरण वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा का जन्म कब हुआ? 1903 ईस्वी में हुआ, और मृत्यु कब हुई? 1981 ईस्वी में। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो मधुकर 1932 ईस्वी, प्रेम संगीत 1937 ईस्वी, मानव 1940 ईस्वी और एक दिन, ये किनकी रचनाएं? भगवती चरण शर्मा की रचनाएं हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1903 ईस्वी में। इनका मृत्यु कब हुआ? 1981 ईस्वी में। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी? तो मधुकर 1932 ईस्वी, प्रेम संगीत 1937 ईस्वी, मानव 1940 ईस्वी और एक दिन। अगले कवि हृदय नारायण हृदय। तो हृदय नारायण हृदय का जन्म कब हुआ? 1905 ईस्वी में। इनकी प्रमुख महत्वपूर्ण रचना कौन सी? स्फुट गीत, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ध्यान देंगे, हृदय नारायण हृदय का महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो स्फुट गीत है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की कविताएं देख लेते हैं। इनकी जो रचनाएं उनको देख लेते हैं और इनका जीवन मृत्यु देख लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में हुआ, और 2003 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? तो मधुशाला 1935 ईस्वी, मधुबाला 1936 ईस्वी, मधुकलश 1937 ईस्वी, निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी, एकांत संगीत 1939 ईस्वी, आकुल अंतर 1943 ईस्वी, सतरांगिनी 1945 ईस्वी, बंगाल का अकाल 1946 ईस्वी, हलाहल 1946 ईस्वी, खादी का फूल 1948 ईस्वी, मिलन यामिनी 1950 ईस्वी। ये जो इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, अकुल आंतर, सतरांगिनी, बंगाल का अकाल, हलाहल, खादी के फूल, मिलन यामिनी, ये किनकी रचनाएं हैं? तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं हरे कृष्ण प्रेमी। हरे कृष्ण प्रेमी का जन्म कब हुआ? 1908 ईस्वी में हुआ। इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन कौन सी है? तो अग्निगान, वंदना के बोल, आंखों में, अनंत के पथ पर, एक इनकी रचनाएं हरे कृष्ण प्रेमी की है। अगले कवि नारेंद्र शर्मा। तो नारेंद्र शर्मा का जन्म कब हुआ? 1943 ईस्वी में हुआ, और मृत्यु कब हुई? 1991 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? प्रभात फेरी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान देंगे। प्रभात फेरी 1938 ईस्वी, प्रवासी के गीत 1938 बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। अगली है पलाश वन 1939 ईस्वी, मिट्टी और फूल 1942 ईस्वी, कामनी 1942 ईस्वी, हंसमाला 1946 ईस्वी, रक्तचंदन 1949 ईस्वी, अग्नशासस 1951 ईस्वी। ये किनकी रचनाएं हैं? तो नरेंद्र शर्मा जी की रचनाएं हैं। अगले देखते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल की कौन कौन सी रचनाएं हैं?
तो इनका जन्म कब हुआ? 1915 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई? 1996 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचना कौन सी थी? तो मधुलिका 1938 ईस्वी, अपराजिता 1939 ईस्वी, किरण बेला 1941 ईस्वी, करील 1942 ईस्वी, लाल चूनर 1944 ईस्वी, वर्षांत के बादल। ये किनकी रचनाएं हैं? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की रचनाएं हैं। अगले कवि जानकी वल्लभ शास्त्री। तो जानकी वल्लभ शास्त्री जी का जन्म कब हुआ? 1916 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है? तो रूप अरूप 1940 ईस्वी, तीर तरंग 1944 ईस्वी, चिप्रा 1945 ईस्वी, मेघगीत 1950 ईस्वी, अवंतिका 1953 ईस्वी। तो किनकी रचनाएं हैं? तो जानकी वल्लभ शास्त्री की रचनाएं हैं। अगले कवि हैं विद्यावती कोकिल। ध्यान देंगे, विद्यावती कोकिल। इनकी कौन कौन सी रचना है? तो अंकुरिता, माँ, सुहागिन, पुनर्मिलन, आरती। किनकी रचना है? ये विद्यावती कोकिल की है। अगले कवि है सुमित्रा कुमारी सिन्हा। तो सुमित्रा कुमारी सिन्हा की कौन सी रचना है? तो विहाग, आशा पर, पंथनी, बोलो के देवता। आगे देख लेते हैं कुछ फैक्ट है कि हरिवंश राय बच्चन जी को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन पर उमर खयाम का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा था। तो जो हरिवंश राय बच्चन है, इनको हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। और इन पर किसका प्रभाव पड़ा था? तो उमर खयाम जी का प्रभाव इन पर पड़ा था। आगे बच्चन जी को हिंदी का बारन भी कहा जाता है। तो बच्चन जी को हिंदी का बारन भी कहा जाता है, ध्यान देंगे। हिंदी का बारन किसे कहा जाता है? तो हरिवंश राय बच्चन जी को कहा जाता है। रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी में मानसलवाद के प्रवर्तक माना जाता है। तो मानसलवाद के प्रवर्तक कौन है माने जाते हैं? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल माने जाते हैं, ध्यान देंगे। आगे है छायावाद के हास्य व्यंग्यकार कवि। तो जो छायावाद के हास्य और व्यंग्यकार कवि है, उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहले कवि हैं ईश्वरी प्रसाद शर्मा। इनकी रचना कौन कौन सी है? तो चना चवेना 1924 ईस्वी में। ध्यान देंगे, हास्य व्यंग्यकार कवि हैं और इनकी जो रचनाएं हैं हास्य व्यंग्यकार के तहत हैं। अगले कवि हरशंकर शर्मा। इनकी रचना कौन सी है? पिंजरा पोल चिड़ियाघर। अगले कवि कांतानाथ पांडे, चौंच। तो इनकी कौन कौन सी रचना है? चौंच चालीसा, पानी पानी पांडे, महाकवि साण। अगले कवि हैं शिव रत्न शुक्ल बलई। शिव रत्न शुक्ल बलई की रचना कौन सी है? परिहास प्रमोद 1930 ईस्वी। अगले कवि हैं चतुर्भुज चतुर्देश, हंसी का फव्वारा। अगले कवि हैं ज्वालाराम नगर विलक्षण। इनकी कौन सी रचना है? छाया पथ है। आगे देखते हैं हरिशंकर शर्मा की पिंजरा पोल और चिड़ियाघर गद्य रचना है। इसमें कुछ व्यंग्यात्मक कविताएं संकलित हैं। तो जो हरिशंकर शर्मा की जो रचना इनकी हरिशंकर शर्मा की है, पिंजरा पोल और चिड़ियाघर गद्य रचना है। इसमें कुछ व्यंग्यात्मक कविता संकलित की गई हैं। आगे देखते हैं छायावाद ब्रजभाषा काव्य कार्यक्रम अनुसार। जो छायावाद और ब्रजभाषा के कवि हैं उनके देख लेते हैं। पहले कवि आते हैं रामनाथ ज्योति। इनका जन्म कब हुआ? 1874 ईस्वी में। इनकी रचना कौन सी? रामचंद्रोदय काव्य 1936 ईस्वी में। अगले कवि हैं रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म कब हुआ? 1884 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई? 1943 में। इनकी कौन सी रचना है? बुद्ध चरित 1922 ईस्वी में, ध्यान देंगे। अगले कवि राय कृष्णदास 1892 ईस्वी में का जन्म हुआ। इनकी रचना कौन सी है? ब्रजरज 1936 ईस्वी में, ठीक है। तो जो छायावाद के जो ब्रजभाषा काव्य रचना की उनका देख लेते हैं, वही कवि है नहीं। अगले कवि हैं दुलारे लाल भार्गव। इनका जन्म कब हुआ? 1845 में। इनकी रचनाएं कौन सी है? दुलारे दोहा बली है। अगले कवि वियोगी हरि, इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। 1896 में इनका जन्म हुआ, 1988 में इनका मृत्यु हुई। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? ब्रजभाषा में वीर सत्सई है 1927 में, और चरखा स्रोत है। अगले कवि हैं किशोरीदास वाजपेयी। तो किशोरीदास वाजपेयी का जो कब जन्म हुआ? 1898 में हुआ, और 1986 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रमुख रचना कौन सी? तरांगणी 1936 में है। अगले कवि हैं अनूप शर्मा। इनका जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी में, और फेरी मिलबो 1938 ईस्वी, चंपू काव्य दो इनकी प्रमुख रचना है। अगले कवि हैं रामेश्वर करुण। इनका जो जन्म है 1901 ईस्वी में हुआ। करुण सत्सई इनकी रचना है। आगे देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये कि रामचंद्र शुक्ल ने एडवर्ड अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित से शीर्षक से ब्रजभाषा में अनुवाद किया। तो जो रामचंद्र शुक्ल की रचना है बुद्ध चरित, वो एडवर्ड अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का ब्रजभाषा में अनुवाद किया था, ठीक है। आगे अब देखते हैं आगे छायावाद के कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। तो जो छायावाद के प्रमुख कवि हैं उनकी काव्य पंक्तियां देखेंगे, सभी कवियों की पंक्तियां देखेंगे। पहली कवि आते हैं जयशंकर प्रसाद। कौन सी रचना है? आंसू से ली गई पंक्तियां हैं, तो इनको ध्यान देंगे। कभी ये जो नेट जा रहा है और जितने हिंदी से रिलेटेड एग्जाम होता है टीजीटी पीजीटी, उनमें से एग्जाम में ये लाइनें पूछी जाती हैं। खासकर जयशंकर प्रसाद जी के बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनकी पंक्तियां ध्यान देंगे। पहला है
पंक्ति है कि बाधा था विधि को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अगली पंक्ति है आंसू से है, आंसू से ही है, आंसू रचना से, कि विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे, है हंस न परसुख फिर क्यों चुगने के मुक्ता ऐसे। तीसरी पंक्ति है झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। अगली काव्य पंक्ति है जो कमानी से ली गई है कि सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति मान किए सी ऐंठी सी। अगली पंक्तियां हैं जो सभी जो पंक्तियां दी गई हैं ये सभी पंक्तियां कमानी से हैं। देखते हैं संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष ना हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। अगली का पंक्ति है कि फटा हुआ नील वसन क्या और यौवन की मतवाली, देख अकिंचन जगत लौटता तेरी छय भोली भाली। अगली का पंक्ति है कि हृदय की अनुकृति बाह उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन कीड़ित जो शिशु साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको भी देख लेते हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। इंपॉर्टेंट पंक्ति ध्यान देंगे, कमानी से ली गई है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है 1935 में। अगला है कि नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुणा कामना मूर्ति, स्पर्श के आकरण से प्रकट पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्त। अगली रचना अगली का पंक्ति है कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रसित परिमाण पर आग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। अगली का पंक्ति है कि काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भावधाम। अगली का पंक्ति है कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद। अगली का पंक्ति है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं जो निरुपाय, सवन्नम उसकी करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। अगला है कोमल किशलय के अंचल में नन्ही कलिका जो छिपती सी, गोधली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। अगली पंक्ति है जो सभी पंक्तियां ही सभी कमानी चल रही है, ध्यान देंगे। मैं रथ की प्रतिकृत लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ, मत वाली सुंदरता पगबे नुपुर से लिपट मनाती हूँ। सभी पंक्तियां ही पूछी जाती है, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पंक्ति, खासकर ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली पंक्ति कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगदल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन में सुंदर समतल में। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान देंगे। अगली पंक्ति है कि आंसू से भीगे आंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना हो। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, खासकर क्योंकि आंसू जो रचना है इससे रिलेटेड आंसू शब्द आ जाता है, जैसे अधिकतर लोग आंसू लगा देते हैं, लेकिन ये पंक्ति कौन सी है, कमानी की है, ध्यान देंगे। आगे है कि तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान देंगे। अगली पंक्ति बिखरी अलके जो तर्क जाल, यह विश्व मुकुट सा उच्छलतम सचखंड सदृश था स्पष्ट भाल। अगली पंक्ति है कि दो पदम पलाश चषक चषक से दृग देते अनुराग विराग ढाल। अगला है पंक्ति कि जो बुद्ध कहे उनका ना मानकर फिर किसकी नर शरण जाए। और अगली पंक्ति वह विज्ञानमयी अभिलाषा पंख लगाकर उड़ने की, जीवन की असीम आशाएं कभी नीचे मुड़ने की। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान देंगे। और आगे पंक्ति देखते हैं, आगे देखते हैं जो कमानी की पंक्तियां हैं उनको भी देख लेते हैं, और बचे हैं 3। तो पहली पंक्ति है जो और आखिरी 3 पंक्तियां उनको देख लेते हैं कमानी की कि प्रकृति शक्ति तुमने अंतरों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवन बना दी जर्जन जीनी छीनी। अगले पंक्ति है कि स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो, इच्छा क्रिया जान में लय थे, दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धा युत बनो बस तन्मय थे। अगली पंक्ति है कि समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड खना था। तो ये सभी पंक्तियां जो अभी तक हमने पढ़े थे कमानी की थी। अब आगे देखते हैं जो अगले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी की निराला जी की जो रचना है राम सखी सप्त पूजा कब लिखी गई, तो 1936 में ये रचना लिखी गई। तो उसमें उसके बारे में जो पंक्तियां हैं उनको देख लेते हैं। पहली पंक्ति है राम की सप्त पूजा से ली गई है
कि ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जगी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। अगली पंक्ति है कि है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का जान, स्तब्ध है पवन चार। अगली पंक्ति है कि लख शंका कुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। अगली पंक्ति है कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खगनव जीवन परिचय तरुमलय वलय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय जात छवि प्रथम सोई, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरी। इंपॉर्टेंट पंक्ति ध्यान देंगे, राम की सत्य पूजा से ली गई है जो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है। आगे और पंक्ति देख लेते हैं कि धिक 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 जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इनको ध्यान देंगे। आगे अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल झल, हो गए नन कुछ बूंद पुनः ढल के दृग्जल। अगली पंक्ति है कि शक्ति करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्ध हो रघुनंदन। आगे है होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहाँ महाशक्ति राम के बंधन में हुई लीन। अगली रचना जो निराला जी की है सरोज स्मृति। तो सरोज स्मृति कब लिखी गई? 1985 में। और इसकी जो पंक्तियां हैं उनको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है कि असत्य अधरों का सुना भाष, मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश। पहली पंक्ति इंपॉर्टेंट है। आगे है कि धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका, जाना तो अर्था गपो मैं, पर रहा सदा संकुचित कराए, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ, पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। अगली पंक्ति है यह हिंदी का स्नोहा पहाड़, या नहीं हार मेरी भास्वार, यह रत्नहार लोकोत्तर वर। आगे है अगली पंक्ति इनकी है कि एक साथ जब सत घात घूण, आते थे मुझे तुले तूण, देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह सर छेप वह रण कौशल। अगली पंक्ति है जो पंक्तियां चल रही है सरोज स्मृति चल रही है। अगली पंक्ति है तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त, लिखता आवाज गति मुक्त छंद पर, संपागत गण निरानंद। और आगे देखते हैं जो सरोज स्मृति की पंक्तियां हैं उनको और देख लेते हैं। पंक्ति है कि स्नेह निर्झर बह गया है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत जो तन रह गया है। अगली पंक्ति है यौवन के तीर पर प्रथम था आया जब, स्रोत सौंदर्य का बीचियों कलरव सुख चुंबित प्रणय का, था मधुर आकर्षण में, मंजना वेद मृदुपूर्ता सागर में। अगली पंक्ति है जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर। आगे देखते हैं सुमित्रानंदन पंत की जो रचनाएं हैं उनकी पंक्तियां देख लेते हैं। पहले पंक्ति है छोड़ो द्रुम की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अगली जो पंक्ति है कि प्रथम रस का आना रंगड़ी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ हे बाल विहंगिनी, पाया तुझे यह गाना। अगली पंक्ति है सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित है कि अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिम हाश। अगली पंक्ति है कि सैकत सभ्या पर दुग्ध धवल, तौंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशमुख से दीपित मृदु करतल, लहरे ठार पर कोमल कुंतल। अगली पंक्ति है इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। अगली पंक्ति है तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों गान। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान देंगे, सुमित्रानंद पंत जी की है। आगे है अगली पंक्ति की धूम धुआरे काजर कारे हम, की बिकरारे बादर, मदन राज के वीर बहादुर, पावस के उड़ते फणिधर। आगे है धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान। अगली पंक्ति है वियोगी होगा पहला कभी, आश से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति सुमित्रानंद पंत की। अगला है
कि धुत झरो जगत के जीर्ण पत्र हैं सब, स्तत्र ध्वस्त के शुक्र क्षीण, हिमताप पीत मधुबात भीत, तुम्हारा वीतराग जड़ पुराचीन। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, दोनों इंपॉर्टेंट पंक्ति है, याद रखेंगे। अगला है लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वन स्थल पर। आगे है कि दूर उन खेतों के उस पार जहां तक गई नील झंकार। अगली पंक्ति है, अगली पंक्ति सुमित्रा पंत की, तुम वहन कर सको जन 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 मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ठीक है, तो सुमित्रा पंत है। अगली पंक्ति है कि भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, जहां आत्मदर्शन अनादि के समासीन अम्लान। अगली पंक्ति है सुमित्रानंद पंत की, कि सुंदर है विहग सुमन समुंदर सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। ठीक है, क्योंकि पंक्तियां चल रही थी तो सुमित्रानंद पंत की थी। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा जी। तो महादेवी वर्मा जी की जो रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। पहली पंक्ति है कि मैं नीर भरे दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास रही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, और किस काव्य संग्रह से लिया गया है? सांध्य गीत से लिया गया। ठीक है, सांध्य गीत 1936 ईस्वी से लिया गया है ये। सांध्य गीत 1936 से लिया गया है। ठीक है, अगली पंक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इनकी जितनी पंक्ति दी गई हैं, कि पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की पीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुमसे ढूंढेगी पीड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान देंगे। ये भी कहाँ से ली गई है? तो निहार से ली गई है। ठीक है, निहार से ली गई है। ठीक है, पंक्ति निहार से 1930 ईस्वी। अगला है, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बीत जाते पन पराग बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भर उन्माद राग। ठीक है, अगला है, क्या पूजा क्या अर्चन रे, क्या असीम का सुंदर मंदिर, मेरा लघुत्तम जीवन रे। आगे पंक्ति देखते हैं जो महादेव वर्मा जी की है, कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिफल, प्रीतम का पथ अवलोकित कर। आगे देखते हैं, अगली पंक्ति है कि मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। अगली है रचनी, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, दूर हूँ तुझसे आखंड सुहागनी भी हूँ। कहाँ से लिया गया है? रागनी से लिया गया। ठीक है, ध्यान देंगे। ये जो पंक्ति दिया गया नीरजा से लिया गया है, 1934 ईस्वी में लिखी गई नीरजा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, नेट के सिलेबस में दिया गया है। अगला है, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे या फल के दल ओस गीले, तूने ना अपनी इच्छा को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति, जितनी भी पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। अगली पंक्ति है महादेव वर्मा जी की, कि वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान देंगे। इनकी जितनी भी पंक्ति है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की जो रचनाएं पंक्ति हैं उनको देख लेते हैं। पहले की पंक्ति है कि ओ भिकमंगे अरे पराजित, ओ मललूम अरे चिर दोहित, तू अखंड भंडार शक्ति जगा जाग अरे निद्रा सम्मोहित। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति बालकृष्ण शर्मा जी की, ध्यान देंगे। अगली पंक्ति इनकी है कि है बलिवेदी सखे प्रज्वलित, मांग रही ईंधन क्षण क्षण, आओ युवक लगा दो तो तुम अपने यौवन का ईंधन। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति इनकी है। अगला पंक्ति इनकी है कि हम अनिकेतन हम तो रमते राम, हमारा क्या घर कैसा वतन। अगली पंक्ति इनकी है कि हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। अगली पंक्ति है, कभी कुछ ऐसा तान सुनाओ जिसकी उथल पुथल मच जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की, ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। कि पहला है कि छायावादी कवि चंतुष्ट निम्नलिखित दर्शनों से प्रभावित थे। तो जो छायावाद के प्रमुख 4 कवि थे उनको देख लेते हैं। पहले कवि जयशंकर प्रसाद कौन से दर्शन से प्रभावित थे? तो शैव दर्शन आनंदवाद के थे। ठीक है, अगले कवि सुमित्रानंदन पंत, ये अद्वैत वेदांत के थे, दर्शन से प्रभावित थे। अगले कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन दुखवाद से प्रभावित थे। ठीक है, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रगतिवाद चेतना की अनुप्राणित रचनाएं भी लिखी जो निम्नलिखित हैं। तो जो निराला जी हैं वो प्रगतिवाद चेतना से अनुप्राणित होकर लिखी जो रचनाएं कौन कौन से? तो कुकुर मुत्ता, गर्म पकौड़ी, मास्को डायलॉग्स, नए पत्ते, खजोहरा, रानी और कानी। ठीक है, आगे देखते हैं।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का सालका पुरुष भी कहा जाता है। तो छायावाद का सालका पुरुष किससे कहा जाता था? सूर्यकांत त्रिपाठी जी को कहा जाता है। ध्यान देंगे, छायावाद का सालका पुरुष किससे कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा कृष्णा श्यामलाल पार्षद ने सन 1929 में की। यह गीत 1925 में कानपुर कांग्रेस के ध्वजोत्तोलन के समय गाया गया था। तो जो झंडा ऊंचा रहे हमारा जो गीत है वो कौन लिखे थे? श्यामलाल पार्षद ने लिखा। कब लिखा? 1924 में लिखे थे। और यह गीत कब सर्वप्रथम कब गाया गया? 1925 में कानपुर कांग्रेस के ध्वजातोलन के समय में गाया गया था। तो दोस्तों यहाँ से हमारा छायावाद खत्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे छायावोत्तर काल, जिसे प्रगतिवाद कहते हैं, 1936 से 1942 ईस्वी तक है। तो इसको हम अगले लेक्चर में लेंगे। तो बने रहें चैनल के साथ, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और भी इसके पहले जो वीडियो है उनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देखें, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक डाली गई हैं। धन्यवाद।